21 की उम्र में सिस्टम में एक मूल बदलाव आता है, फिर कर्मों का असर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कर्मों का जाल है, इसमें फंसने से बचने का उपाय ज़रूरी है। धन्यवाद सदगुरु। याददाश्त की आपकी पिछली बात आगे बढ़ाऊंगा। क्या जेनेटिक याददाश्त हावी रहती है या कर्मों की? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ में दोनों का असर है, पता नहीं कौन सी है। देखिए, जेनेटिक याददाश्त का एक खास महत्व तब तक होता है जब तक आप 21 साल से कम होते हैं। 21 साल की उम्र में सिस्टम में एक मूल बदलाव आता है कि जेनेटिक याददाश्त का असर कम हो जाता है। ये एक बहुत मामूली भूमिका निभाने लगती है। कई माता पिता इस बात से हैरान होते हैं कि जो बच्चे कुछ समय पहले तक उनसे इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे, 21 साल की उम्र पार करते ही अचानक वो अपने माता पिता से वैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि तब जेनेटिक याददाश्त का असर घटकर बहुत कम हो जाता है। 21 साल की उम्र पार करते ही ये हमारे विकास के लिए कुदरत का बनाया हुआ एक तरह का सुरक्षा तंत्र है हमारे विकास के लिए, क्योंकि इंसान का बच्चा दूसरे जानवरों की तरह नहीं आता। दूसरे जानवरों के जीवन का 90% उनके जेनेटिक्स से तय होता है। सिर्फ 10% विकास का हिस्सा होता है, उसे भी वो चाहें तो इस्तेमाल करें या ना करें। पर इंसान के मामले में सिर्फ 10% पहले से तय होता है और 90% इंसान के हाथ में होता है। तभी इंसान के बच्चे के विकास का शुरुआती दौर बहुत नाजुक होता है। उसे कहीं ज़्यादा सही माहौल की और पालन पोषण की ज़रूरत होती है, क्योंकि 90% को बनाना होता है, सिर्फ 10% एक स्टैंडर्ड की तरह पहले से मौजूद होता है। तो 21 की उम्र तक आप पर जेनेटिक असर काफ़ी कम हो जाता है, जब तक कि आप अपने माता पिता से कुछ ज़्यादा ही न जुड़े हों। तो या तो क्योंकि वो बहुत दौलतमंद हैं या आप पर बहुत हावी हैं, या आप उन्हें बहुत आदर देते हैं, इसकी वजह जो भी हो, नहीं तो जेनेटिक असर अपने आप कम हो जाएगा। तो उस उम्र के बाद कर्मों का असर जेनेटिक असर से कहीं ज़्यादा होता है। जब हम कर्मों के असर की बात करते हैं, क्योंकि एक ऐसी गलत धारणा है कि कर्म यानी सिर्फ कोई ऐसी चीज़ जो कहीं और से आती है, किसी दूसरे जन्म से या कहीं और से आती है। ये वैसा नहीं है। आज सुबह से जब से आप उठे हैं तब से इस पल तक आपका शरीर शारीरिक कर्म कर रहा है, मन मानसिक कर्म कर रहा है, भावनाएं भावनात्मक कर्म और ऊर्जा कर्म कर रही हैं। हर पल जागते हुए और सोते हुए ऐसा हो रहा है। पर चलिए सिर्फ जागने की अवस्था की बात करते हैं। नींद से जागने से लेकर अब तक इन 4 तरह के कर्मों में से कितने आपने पूरी जागरूकता से किए हैं? अगर आप इस पर ध्यान दें, मैं आपसे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहता जो मैं आमतौर पर पूछता हूं, पर आप सब डॉक्टर हैं तो मैं नहीं पूछूंगा। मैं बस यही कहूंगा, आप खुद इसका विश्लेषण करें। 1% भी नहीं, 1% से भी बहुत कम के बारे में आप सचेत हैं, बाकी सब कुछ अनजाने में हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनजाने में कहने के बजाय, जो एक तरह का नकारात्मक शब्द है, ये कहें कि आप चीजें ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। कर्मों की याददाश्त के कारण आप ऑटोमेटिकली चीजें कर रहे हैं। ये याददाश्त इतनी ज्यादा है कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खाना खाने का तरीका सोचना नहीं पड़ता। देखिए, बचपन में पहली बार खाना खाना कितना मुश्किल था, खासकर भारतीय खाना। वो आपके ऊपर ही गिर जाता था, पर आज आप बड़ी कुशलता से खाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि खाने को कैसे पकड़ना है, क्या करना है, क्योंकि ये आपके कर्मों की याददाश्त है। कर्म यानी काम। आपके कामों के ये 4 आयाम हमेशा याददाश्त जोड़ते रहते हैं, जिंदगी आसान बनाने के लिए, न कि उलझाने के लिए। तो आप एक कर्मों का जाल पैदा करते हैं, पर जब आप ये जाल बनाते हैं तो आपके पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि आप खुद उसमें न फंसे। मान लीजिए आप एक मकड़ी हैं और आपने एक शानदार जाल बनाया। ये दूसरों को फंसाने के लिए है, कोई दूसरा कीड़ा। पर अगर मकड़ी खुद ही उसमें उलझ जाए तो वो एक बेवकूफ़ मकड़ी है। तो इंसानों के साथ यही हो रहा है। याददाश्त का एक बहुत बड़ा सिस्टम हर पल बन रहा है। देखिए, चाहे आप सो रहे हों, ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। चाहे आप गहरी नींद में सो रहे हों, आप जागरूक न हों, तब मैं एक ऐसी भाषा में 1 या 10 वाक्य बोलूंगा जिसे आप नहीं जानते।
वाकई हम आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं और कई महीनों या सालों के बाद हम आपसे वो वाक्य बुलवा सकते हैं एक ऐसी भाषा में जिसे आप नहीं जानते, जो आपने तब सुनी थी जब आप गहरी नींद में सो रहे थे। ऐसा करना मुमकिन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां से वहां तक जाएं तो वहां 25 अलग अलग गंध हो सकती है। शायद आप उन पर सचेत ध्यान न दें। अगर वो बहुत तेज है या तो बहुत बुरी है या बहुत अच्छी, सिर्फ तभी शायद आप ध्यान दें, वरना न दें। पर सेंसरी सिस्टम में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो वजह जाने बिना, सही से उसे मानसिक या बौद्धिक रूप से साफ साफ समझे बिना आप कुछ जगहों पर जाना बस पसंद नहीं करते। शायद वजह गंध हो या नज़ारा या आवाज़ें या बस वहाँ की ऊर्जा। वजह जो भी हो, आपके कर्म के 4 आयाम, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आपकी ऊर्जा के कर्म हमेशा आपके लिए एक बड़ा और शानदार जाल बनाते रहते हैं। ये जाल आपको फंसाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए है, ताकि आप कई चीज़ें सोचे बिना ही कर्मों की याददाश्त की मदद से कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि लोग गहरी पहचान जोड़ लेते हैं अपनी की हुई कई चीज़ों से, और वो अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये चुनना शुरू कर देते हैं। किसी चीज़ को अच्छी कहने से उसके प्रति आप में एक लगाव पैदा हो जाएगा और बुरी कहने से आप में एक अरुचि पैदा हो जाएगी। लगाव और अरुचि दोनों में आप फंस जाएंगे, यानी आपने एक बड़ा जाल बनाया और खुद उसी में फंस गए। ज़्यादातर लोगों के लिए कर्म का यही नतीजा है। कर्म जीने का सबसे गतिशील या डायनामिक तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद अपना जीवन बनाते हैं। आप अपने जीवन के निर्माता सिर्फ तभी बन पाएंगे जब आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपके आदेशों पर काम करेगा, वरना कभी नहीं बन पाएंगे। तब आप हमेशा संयोग से जिएंगे। तो अगर आप संयोगवश जीना छोड़ते हैं, जो लोग अनावश्यक बेचैनी और डर जैसी चीजें रोजाना अनुभव कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल पेशेवर ये कह रहे हैं ये सामान्य चीज है, आपकी चिंता सामान्य है, मैं भी चिंता करता हूं। किसी इंसान के निर्माण का ये तरीका नहीं है। इंसान इससे ऊपर उठ सकता है। हमें ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान माना जाता है। हमने किसी दूसरे जीव के लिए बीइंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हम हाथी को एलिफेंट बीइंग, बाघ को टाइगर बीइंग, चींटी को एंट बीइंग या ऐसा कुछ नहीं कहते। हमने सिर्फ इंसानों को ही बीइंग्स कहा है, क्योंकि आप होने में सक्षम हैं, यानी आप एक जागरूक अस्तित्व बन सकते हैं। यानी आप अपनी हर क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाहें कर सकते हैं, अपने आसपास की चीजों के प्रति रिएक्शन या प्रतिक्रिया देकर नहीं, बल्कि एक सचेतन जवाब के रूप में।